Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel AS Hadi Official. So today we are going to discuss about the data types. हमारे पास टू टाइप्स का डेटा होता है, एक होता है रॉ डेटा, दूसरी टाइप है इमेज डेटा। तो फर्स्ट है रॉ डेटा। जब भी हम किसी पेशेंट का स्कैन करते हैं तो उससे हासिल होने वाला डेटा जो कि बिट्स की फॉर्म में होता है रॉ डेटा कहलाता है। इसको हम स्कैन डेटा भी कहते हैं और रॉ डेटा भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसको आगे प्रोसेस होने के बाद पिक्चर में कन्वर्ट होना होता है, इमेज में कन्वर्ट होना होता है। सो यू कैन से दैट इट इज़ द डेटा सिटिंग इन द कंप्यूटर वेटिंग टू मेड इनटू एन इमेज। ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग जो डेटा हमें ऑब्टेन होता है, एक्वायर्ड होता है, ठीक है, हम जो गेट करते हैं उस डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम उसे इमेज डेटा कह देते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम रॉ डेटा को यूज़ करते हैं और इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। इमेज रिकन्स्ट्रक्शन की फिर हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक होती है प्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन और दूसरी आती है रेट्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन। प्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन हमारे पास ऐसी टाइप है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद परफॉर्म होती है, यानी जब डेटा की एक्विजिशन होती है, जब हम डेटा को हासिल करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोसेस करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फिर दूसरी टाइप हमारे पास आती है रेट्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन। इसके अंदर ऐसा होता है कि वही जो रॉ डेटा हम लेते हैं इसी को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, बाय मैनुअली। एक बंदा ज़रूरत होता है, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग, एंड देन उसको कन्वर्ट करता है इमेज डेटा के अंदर। ठीक है, रॉ डेटा के पास वो सारी मेजरमेंट्स होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन हमें डिटेक्टर एरे से मिलती है। फिर हम उसी ऑब्टेन होने वाले डेटा को यूज़ करके डिफरेंट वैरायटी की इमेजेस बना सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो रॉ डेटा होता है उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है स्टोर होने के लिए। ठीक है, फिर आती है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ डेटा जो है रॉ डेटा। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए हर एक पिक्सल को कंप्यूटर एक वैल्यू देता है। ठीक है, उस वैल्यू को कहते हैं हाउस फील्ड यूनिट या हाउस फील्ड वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है या ऐसा डेंसिटी नंबर होता है कि एक पिक्सल के ऊपर जितनी भी एटेन्यूएशन मेजरमेंट्स होती हैं, जितना भी एटेन्यूएट हुआ डेटा होता है, उसकी एवरेज वैल्यू को हम हाउस फील्ड वैल्यू कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में एक पिक्सल्स के ऊपर जितनी भी मेजरमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, उन सब मेजरमेंट्स की हम एक एवरेज वैल्यू लेकर उस पिक्सल को असाइन कर देते हैं, वही उसकी हाउस फील्ड वैल्यू या डेंसिटी नंबर होता है। पिक्सल्स हमारे पास 2 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन इमेज को ये 3 डायमेंशनली दिखाते हैं। अच्छा, पिक्सल्स के ऊपर जो मेजरमेंट्स आ रही होती हैं, जो वैल्यू आ रही होती हैं, वो वैल्यू हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एक्सरेज पेशेंट के बॉडी की एनाटमी से पास हुई हैं और डिटेक्टर पे स्ट्राइक हुई हैं। क्योंकि जब तक वो स्ट्राइक होती हैं तो वही वहीं से डेटा लेकर उसकी एवरेज वैल्यू पिक्सल्स को असाइन की जाती है। जब हर एक पिक्सल्स को उसकी अपनी अपनी एवरेज वैल्यू मिल जाती है, असाइन हो जाती है, तो फिर उसके बाद इमेज फॉर्म हो जाती है। आफ्टर असाइनिंग द वैल्यूज़ टू ईच पिक्सल्स, अब हमारे पास जो डेटा होता है इसको हम इमेज डेटा कहते हैं। इमेज डेटा को स्टोर होने के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए होती है। हम ये कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ द कंप्यूटर स्पेस रिक्वायर होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओवरव्यू ऑफ इमेज रिकन्स्ट्रक्शन, की किस तरह इमेज की फॉर्मेशन होती है। एक्सरे ट्यूब सर्कुलर पैटर्न में, सर्कुलर पाथ में पेशेंट की बॉडी के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, जिससे कॉन्टीन्यूसली एक्सरे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो एनर्जी एक्सरे बीम की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो किसी भी बीम का एक्सरे ट्यूब से लेकर डिटेक्टर तक का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, इसको हम कहते हैं रे। बेशुमार रेज एक्सरे से प्रोड्यूस होती हैं और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो रही होती हैं। डिटेक्टर के साथ ही डास सिस्टम अटैच होता है।
डाटा सिस्टम को हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो एक्सरे फोटोन डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है, ये उनको मेजर कर रहा होता है, ठीक है, और उनके एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करता है। तो यहाँ पर भी डाटा सिस्टम हर आने वाले रे को मेजर करता है कि ये बीम कितनी एटेन्यूएट हुई है। इसी को हम रे सम कहते हैं। रे कहते हैं हम बीम को, एंड सम कहते हैं टू ऐड, मतलब डिफरेंट रेज जो एक्सरे ट्यूब से डिटेक्टर तक आ रही होती हैं उनको डिटेक्ट करवा के मेजर करना और उनके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना और उसकी एटेन्यूएशन पावर को मालूम करना, ठीक है, कि बीम कितनी एटेन्यूएट हुई है। इसको कहते हैं हम रे सम। देन अ कंप्लीट सेट ऑफ रे सम इज़ नोन एज व्यू। व्यू को अगर हम कंपेयर करें कि एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है एक एंगल से, ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस को अच्छे तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकता कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो चारों तरफ से उसको ऑब्ज़र्व करेगा एंड हर एंगल से देखने पर उसे उस ऑब्जेक्ट की एनाटॉमी का पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह दिखता है। सेम इसी तरह जो सीटी इमेज होती है, ये भी डिफरेंट स्कैन से, डिफरेंट एंगल से जब हम स्कैन लेते हैं तो तब हमें एक क्रॉस सेक्शनल इमेज मिलती है। फिर आता है हमारे पास एटेन्यूएशन प्रोफाइल। इसमें हम हर एक रे सम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एंड कोरिलेट्स देम विद द पोजीशन ऑफ द रे। इसको कहते हैं हम एटेन्यूएशन प्रोफाइल। ये एटेन्यूएशन प्रोफाइल स्कैन के अंदर हर एक व्यू के लिए बनाई जाती है। इन सारी प्रोफाइल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। एटेन्यूएशन प्रोफाइल से ये सारा डेटा मैट्रिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बैक प्रोजेक्शन कहते हैं। सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटेन्यूएशन प्रोफाइल से डेटा को मैट्रिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बैक प्रोजेक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फिल्टर फंक्शन। यहाँ पर लिखा है कि बैक प्रोजेक्शन के अंदर जब हम डेटा को एटेन्यूएशन प्रोफाइल से मैट्रिक्स के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉबैक आता है जिसमें इमेज के ऊपर स्टार पैटर्न के स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इन आर्टिफैक्ट्स को रिमूव करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम फिल्टरिंग का नाम देते हैं। ये फ़िल्टर्स हम बैक प्रोजेक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एटेन्यूएशन प्रोफाइल के साथ। सो एक और प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द फिल्टर फंक्शंस टू एन एटेन्यूएशन प्रोफाइल। इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन, ठीक है। अब जब बैक प्रोजेक्शन के साथ हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं तो अब हम इसको नाम देते हैं फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शंस का, ठीक है। इसके अंदर फोरियर ट्रांसफार्मर वाली थ्योरी अप्लाई होती है जिसमें प्रोड्यूस होने वाली नॉइज़ को कम किया जाता है और इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, दैट इज़ प्लीजिंग टू द आई। फिर डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हैं। कुछ ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जो कि डेटा को स्मूथ करवाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दो एडजेसेंट पिक्सल्स के दरमियान जो फ़र्क है उसको बिल्कुल ये कम कर देते हैं। इसका एक फ़ायदा तो होता है कि इससे हमें मदद मिलती है आर्टिफैक्ट्स को रिमूव करने में, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है। लेकिन दूसरा नुकसान ये होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह कुछ और टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, उनका काम होता है कि कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करवाना, ठीक है। दो एडजेसेंट फ़िल्टर के अंदर डिफ्रेंशिएट तो वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल रेजोल्यूशन उनकी बहुत लो हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स फ़िल्टर फंक्शन को हम एल्गोरिथम भी कहते हैं, कन्वोल्यूशन फ़िल्टर्स भी कहते हैं और कर्नल भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो फ़िल्टर्स होते हैं ये बिफोर बैक प्रोजेक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये फ़िल्टर्स फंक्शंस कैन ओनली अप्लाइड फॉर रॉ डेटा, सिर्फ और सिर्फ हम रॉ डेटा के लिए यूज़ करते हैं, इमेज डेटा के लिए नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो अगर हम रॉ डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने इमेज बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास रॉ डेटा मौजूद हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एडाप्टिव स्टैटिस्टिकल इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन। ये मेथड भी बेसिकली हम इमेज की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली सीटी इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए यही मेथड यूज़ होता है जिसे हम इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। ये मेथड जो है ये फ़िल्टर बैक प्रोजेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें डिफरेंट टाइप्स के
एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, ठीक है। ईच एल्गोरिथम विद एन एज्यूम्ड इमेज। इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो इस मेथड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर खुद से एक एज्यूम्ड इमेज बना लेता है, ठीक है। तो इस मेथड से हमें एज्यूम्ड कंप्यूटर प्रोजेक्शन डेटा हासिल हो जाता है। इस डेटा को हम जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन डेटा होता है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन डेटा है और एज्यूम्ड प्रोजेक्शन डेटा है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है उनको कैलकुलेट करके अपडेट करके एक पिक्चर बना दी जाती है। इस प्रोसेस को हम या इस मेथड को हम अडॉप्टिक स्टैटिस्टिकल इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम कहते हैं। इन्हीं एल्गोरिथम को यूज़ करने के साथ साथ हम नाइस प्रोफाइल को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइस प्रोफाइल क्या करती है कि इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस करती है, इंक्रीज़ करती है, और नाइस को सप्रेस करती है, कम करती है, जिससे नाइस रिड्यूस हो जाती है और इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। बाय इम्प्रूविंग द लो कंट्रास्ट डिटेक्टिबिलिटी। लो कंट्रास्ट का क्या मतलब है कि जब इमेज के अंदर एक चीज़ वाइट है, एक चीज़ डार्क है, तो इनके अंदर हाई कंट्रास्ट है। लेकिन लेस कंट्रास्ट वाली इमेज वो होगी जिनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, या दोनों वाइट के करीब करीब होंगे या दोनों ब्लैक ग्रे की नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है बाय इम्प्रूविंग द लो कंट्रास्ट डिटेक्टिबिलिटी को। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन को और इस इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन वाले मेथड को, तो 50% डोज में कमी आती है इस मेथड को यूज़ करने से। So we can say that by using iterative reconstruction, there must be 50% decrease in the patient dose as compared to the standard filtered back projection. Next आने वाले लेक्चर में हम स्कैन फील्ड ऑफ व्यू को कवर करेंगे, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, एंड हमारा आखिरी टॉपिक है इमेज सेंटर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Stay tuned with us.